नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एल्बुमिन के बारे में। और इसमें जो मेथड यूज होता है उसको एसबैच मेथड बोलते हैं। और एक बहुत ही कॉमनली रूटीनली परफॉर्म्ड टेस्ट है जो लैब में किया जाता है। और इसको बहुत ही इजी होता है। इसको करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है और सैंपल और एजेंट्स लगते हैं इसमें। मैं डॉक्टर एस के सूत्रकार, डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी। चलिए शुरू करते हैं। तो इस मेथड को सबसे पहले डेवलप किया था इस बैच के द्वारा 1874 में। और इसका उसी समय से कॉमनली इसका यूज किया जाता है बेसिकली प्रोटीन का क्वांटिफिकेशन करने के लिए। और इस मेथड में बेसिकली पिक्रिक एसिड का यूज होता है। और इस पिक्रिक एसिड की वजह से जो यूरिन में प्रोटीन होता है बेसिकली एल्बुमिन, वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। और उसकी वजह से जो प्रेसिपिटेट डेवलप होता है उस प्रेसिपिटेट को क्वांटिफाई इस मेथड के द्वारा हम कर सकते हैं। और इस मेथड को बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मेथड नहीं कहा जाता है। और इस मेथड में जो मटेरियल यूज होते हैं उसमें एस्बेक्स एल्बुमिनोमीटर होता है और एस्बेक्स रिएजेंट होता है और 24 आवर यूरिन सैंपल इसमें लेते हैं। तो एस्बेक्स एल्बुमिनोमीटर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ये एक बेसिकली थिक वॉल्ड ग्लास ट्यूब होती है जिसमें एक ऊपर की तरफ एक कॉर्क अटैच होता है। और इस ट्यूब को एक वुडन स्टैंड पे रखा जाता है जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। और इसमें इस ट्यूब में नीचे से ऊपर की ओर ग्रेजुएशन रहता है 12 मार्क तक। और इस ग्रेजुएशन के अगेंस्ट ही प्रोटीन को एस्टिमेट किया जाता है ग्राम परसेंटेज में। इसके अलावा दो मार्किंग और इसमें होती है। एक तो यू मार्किंग होती है जो मिडिल में होती है, और आर मार्किंग होती है जो उस यू मार्किंग के ऊपर होती है। तो आप डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि आर मार्किंग है, यू मार्किंग है, और 12 तक इसका इस ट्यूब में ग्रेजुएशन है। अगर हम इस बैच रिएजेंट के बारे में बात करें तो इस बैच जो रिएजेंट का जो कंपोजिशन होता है उसमें पिक्रिक एसिड बेसिकली 10 ग्राम रहता है। और ये इसका यूज जो पिक्रिक एसिड का, जैसा कि मैंने बताया था, एल्बुमिन को प्रेसिपिटेट करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसमें सिट्रिक एसिड 20 ग्राम रहता है। और इस जो सिट्रिक एसिड का मेन रोल होता है फॉस्फेट्स जो यूरिन में प्रेजेंट होते हैं, अमोर्फस फॉस्फेट्स, उनको डिजोल्व करने के लिए उपयोग होता है। और इन दोनों को मिक्स किया जाता है 1000 ml ऑफ डिस्टिल वाटर में। तो इस तरह से ये इस बैच रिएजेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं लैब में। रिएजेंट के अलावा इसमें 24 आवर यूरिन सैंपल जिसमें हमको प्रोटीन का एस्टिमेशन करना है उसको लिया जाता है। और इस जो यूरिन सैंपल होता है इसको बेसिकली यूरिन सैंपल को क्लियर किया जाता है बाय फिल्टरिंग और एसिडिफाइंग विथ 10% एसिटिक एसिड। इसमें 10% एसिटिक एसिड कुछ ड्रॉप्स मिलाए जाते हैं जिससे कि जो एमॉर्फस फॉस्फेट्स हैं वो डिजॉल्व हो जाएं। और इसको फिल्टर किया जाता है और एसिडिफाई किया जाता है यूरिन सैंपल को। अगर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो यूरिन सैंपल है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1025 से अगर ज़्यादा है तो इस तरह के जो सैंपल होते हैं उनको डाइल्यूट किया जाता है 1:2 और 1:4 के रेशियो में। नहीं तो बेसिकली जो एल्बुमिन होगा वो जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो एक्चुअली उस में फ्लोट करेगा। तो इस तरह से इसका डाइल्यूशन करना ज़रूरी रहता है। अगर हम इसके मेथड के बारे में बात करें, एस्टिमेशन का जो मेथड होता है बहुत ही सिंपल मेथड होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यू मार्क तक हमको यूरिन का सैंपल जो हमने एसिडिफाइड यूरिन ली हुई थी उसको यू मार्क तक फिल करना है एल्बुमिनोमीटर में। और इसके अलावा आर मार्क तक जो है इसमें रिएजेंट लेना है। तो रिएजेंट जो हमने बनाया था जिसमें कि पिक्रिक एसिड था और सिट्रिक एसिड था और उसको डिस्टिल वाटर में डिजोल्व किया हुआ था। इस तरह से इस बैच जो रिएजेंट बनता है उस रिएजेंट को आर मार्क तक इसको फिल करना है ट्यूब को। और इस ट्यूब को जो वुडन स्टैंड होता है उस वुडन स्टैंड पर वर्टिकली 24 आवर के लिए कॉर्क लगाकर छोड़ना है। तो इस तरह से नेक्स्ट डे हम इसकी रीडिंग ले सकते हैं। तो रीडिंग के लिए जैसा कि मैंने बताया जो यूरिनरी प्रेसिपिटेट डेवलप होगा या प्रोटीन का जो प्रेसिपिटेट बनेगा उसकी रीडिंग ली जाती है जो ग्रेजुएशन होता है ट्यूब में उसके अगेंस्ट ली जाती है। और इसको ग्राम परसेंटेज में बेसिकली इंटरप्रेटेड किया जाता है
या इसका रिजल्ट जो है वो ग्राम परसेंट में दिया जाता है। और अगर हमने डाइल्यूशन फैक्टर का यूज किया है या यूरिन सैंपल को डाइल्यूट किया है, तो उस यूरिन सैंपल के जो डाइल्यूशन फैक्टर को इसमें बेसिकली मल्टीप्लाई करके इसका रिजल्ट निकाला जाता है। और जब प्रोटीन या अल्बुमिन यूरिन में पास होता है, उस कंडीशन को अल्बुमिनूरिया बोलते हैं। और इस अल्बुमिनूरिया में इसके कई कॉजेज़ हो सकते हैं। कुछ बेसिकली एसिम्प्टोमेटिक कॉजेज़ हो सकते हैं, या जो रीनल फेलियर की जो कंडीशंस होती हैं, जिसमें मैसिव प्रोटीनूरिया होता है या मैसिव अल्बुमिनूरिया होता है, उसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्राइटिक सिंड्रोम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इन दोनों को ही डिफ्रेंशिएट करने के लिए बेसिकली जो प्रोटीन है या एल्बुमिन है, इसका क्वांटिफिकेशन करना ज़रूरी होता है। अगर हम असिम्प्टोमेटिक प्रोटीनूरिया के बारे में बात करें या अल्बुमिनूरिया के बारे में बात करें, तो इसमें जो कंडीशंस हैं ये बेसिकली एक्सरसाइज इंड्यूस्ड हो सकता है, या बहुत समय तक अपराइट पोजीशन में खड़े रहने पर या अपराइट पोजीशन में बैठे रहने पर बेसिकली कई बार यूरिन में प्रोटीन लीक हो जाता है, लीक होने लगता है। और इसके अलावा फिजियोलॉजिकल जो प्रेगनेंसी में भी अल्बुमिन यूरिन में प्रेजेंट हो सकता है। और जो मैसिव रीनल अल्बुमिनूरिया या प्रोटीनूरिया होता है, उसमें बेसिकली नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेफ्राइटिक सिंड्रोम, ये दोनों ही बेसिकली किडनी की जो क्लिनिकल कंडीशन है उनको इसके द्वारा बेसिकली इंटरप्रेट किया जाता है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम और नेफ्रोटिक सिंड्रोम के। तो जो किडनी फेलियर के जो कंडीशंस होती हैं, उनको दो तरह से ग्रुप कर सकते हैं। और इस ग्रुपिंग करने के लिए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेफ्राइटिक सिंड्रोम की ग्रुपिंग करने के लिए बेसिकली जो क्वांटिफाइड प्रोटीन है या जो क्वांटिफाइड अल्बुमिन है, उसका यूज किया जाता है। तो अगर 3 ग्राम % से ज़्यादा बेसिकली अगर यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, तो उस कंडीशन को उस सारी क्लिनिकल कंडीशंस को नेफ्रोटिक सिंड्रोम में नेफ्रोटिक सिंड्रोम में उनको बेसिकली मर्ज किया हुआ है। और इसके अलावा अगर 3 ग्राम से कम प्रोटीन 24 आवर जो यूरिनरी सैंपल था, उसमें 3 ग्राम से अगर कम प्रोटीन आता है, तो उन सारी कंडीशन को नेफ्राइटिक सिंड्रोम में ग्रुप किया गया है। तो जो नेफ्राइटिक सिंड्रोम होता है, इसमें प्रोटीनूरिया के अलावा इसमें हाइपरटेंशन, ओलिगोरिया और बेसिकली हाइपरटेंशन, ओलिगोरिया और हेमेचूरिया, ये इसके द्वारा इसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि ये नेफ्राइटिक सिंड्रोम है। तो नेफ्राइटिक सिंड्रोम कैरेक्टराइज करने के लिए हेमेचूरिया, प्रोटीनूरिया, ओलिगोरिया और हाइपरटेंशन बेसिकली ये जो 4 क्लिनिकल फीचर होते हैं नेफ्राइटिक सिंड्रोम के। और इसमें जो कंडीशंस आती हैं, उसमें पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, IgA नेफ्रोपैथी और गुड पास्चर सिंड्रोम, ये 4 कंडीशन जो होती हैं, इन सभी 4 कंडीशंस में नेफ्राइटिक सिंड्रोम पेशेंट को डेवलप होता है। इसके अलावा जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, इसमें बेसिकली मोर देन 3 ग्राम से ज़्यादा जो प्रोटीन है वो एक्सक्रीट होता है यूरिन में। और तो इसमें इसको 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, रीनल कॉजेज़ में और सिस्टमेटिक कॉजेज़ में। तो रीनल कॉजेज़ में जो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं, उसमें मिनिवल चेन डिसीज़ है, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी है, और फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस है, और मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस टाइप 1 है। तो ये जो 4 कंडीशन है रीनल कॉजेज़, जिनमें सभी कंडीशंस में नेफ्रोटिक सिंड्रोम पेशेंट को डेवलप होता है। इसके अलावा कुछ सिस्टमेटिक कॉजेज हैं, जिसमें वायरल हेपेटाइटिस है, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस है, और डायबिटीज़ मेलाइटस है, और एमाइलोइडोसिस है। इन सभी कंडीशंस में भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम पेशेंट को डेवलप होता है। और जो नेफ्रोटिक पेशेंट में प्रोटीनूरिया के अलावा, मैसिव प्रोटीनूरिया के अलावा, इसमें बेसिकली हाइपो अल्बुमिनीमिया, मतलब लो लेवल ऑफ अल्बुमिन जो ब्लड में पाए जाते हैं। इसके अलावा एडीमा, और एडीमा के अलावा लिपिड्यूरिया और हाइपर लिपिडीमिया, ये जो 4-5 जो क्लिनिकल फीचर हैं, ये सारे ग्रुप करके नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं इसको। तो ये कुछ प्रोटीन एस्टिमेशन के बारे में था। इसमें बेसिकली क्वांटिफिकेशन जो था उसके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू था। मुझे आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।